हेलो, मैं हूँ आरजे सुरभि। आज आपके सामने आई हूँ एक बहुत स्पेशल बात करने, बहुत ज़रूरी और बहुत इतनी वो हम सब से संबंधित है कि ये विषय बात करने के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं हूँ आज मेदांता हॉस्पिटल में। अक्टूबर का महीना चल रहा है और कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को शायद ना पता हो कि अक्टूबर का महीना हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पहली बात कि लोग इस शब्द से घबराते हैं, डरते हैं और शर्माते भी हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे साथ आज एक डॉक्टर भी हैं और एक सर्वाइवर भी हैं। अब आप सोच सकते हैं, एक पेशेंट जो ओवरकम करके कैंसर से आज सर्वाइवल करके यहाँ स्माइल करते हुए बैठे हैं हमारे साथ, तो कितनी अच्छी बात है, कितनी पॉजिटिव बात है। तो आज हम इस पर सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निहारिका रॉय, जो ब्रेस्ट सर्विसेज में है मेदांता हॉस्पिटल में, और साथ ही हमारे साथ हैं ये सर्वाइवल जिनको कहते हैं कैंसर सर्वाइवर, तो जूही सिंह हमारे साथ हैं, जो आज बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत पॉजिटिव, बहुत स्मार्ट। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हम मनाते हैं अक्टूबर में जी। तो इसके पीछे कहाँ से ये शुरू हुआ और क्यों मनाते हैं, इसका कुछ तो रीजन होगा। हाँ, ये पूरा अक्टूबर मंथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। शुरू हुआ था यूएसए में। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, उसने एक इंपीरियल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि टेमोक्सिफेन बनाती है। टेमोक्सिफेन एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को हार्मोन थेरेपी के लिए दिया जाता है। उसके साथ मिलकर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने एक हफ्ता के लिए शुरू किया था कि हम ये वीक जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में शुरू करेंगे, क्योंकि उससे अर्ली डायग्नोसिस होता है, मोर्टेलिटी भी घटता है, मृत्यु दर घटेगी। हमारा अर्ली डायग्नोसिस होने से होता क्या है, 100%। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट अगर शुरुआती दौर में आ रहा है कैंसर लेकर अर्ली स्टेज में, तो 100% सर्वाइवल। और अगर वही लेट स्टेज में आ रहा है या मेटास्टेटिक फेज में आ रहा है, बीमारी जो है ब्रेस्ट से कहीं और चली गई है, लिवर में गई है, ब्रेन में गई है या लंग्स में गई है, तो उसका सर्वाइवल मात्र 6 महीना। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। बिल्कुल ठीक है ना। तो उसीलिए वो पूरा अवेयरनेस मंथ वीक शुरू हुआ, पूरा मंथ के रूप में मनाने लगा। ऐसा नहीं है कि महिलाएं केवल ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित। हाँ, ये मैं पूछने वाली थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। जी, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर मान लीजिए 100 अगर पूरा ब्रेस्ट कैंसर ले ले, उसमें से एक मेल ब्रेस्ट कैंसर, 1% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो सबसे यंगेस्ट जो है वो 17 साल का एक लड़का है। वो जो स्पोर्ट्स खेलते टाइम में उसने अपने ब्रेस्ट को छुआ तो देखा कोई एक गिल्टी है उसके छाती में। तो उसने तुरंत जो है जाकर अपने डॉक्टर या फिजिशियन से मिला और बोला कि हमको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। और आज वो ही स्टिल इज अलाइव, अभी भी वो बच्चा जिंदा है और अभी तो बहुत बड़ा हो गया है। और 13 तारीख जो है ना, वो मेल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। पूरे अक्टूबर में 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 17 से लेकर 23 तक मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर वीक के रूप में मनाया जाता है। तो हर एक दिन जो है ब्रेस्ट कैंसर का बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है कि वी नीड टू हैव अ स्क्रीनिंग, एक दूसरे को मोटिवेट करें, अवेयरनेस बढ़ाएं। और जूही जो है, सी इज द हीरो ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, नाइस। तो शुरुआत करते हैं मैम। सबसे पहले हम लोग जूही से बात करेंगे। तो ये बताइए कि कैसे आपको पता चला कि आपको कैंसर है, कौन सी ऐसे संकेत थे जब आपको ऐसा फील हुआ कि आपको कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, और तब आप डॉक्टर के यहाँ गई? मैम, एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे, तो अचानक से मेरा हाथ जो है लेफ्ट ब्रेस्ट के साइड गया, तो वहाँ पर हल्का सा लंप महसूस हुआ कि लगा कुछ तो है वहाँ पर। थोड़ा लगा कि क्योंकि पढ़ा तो था ही गूगल में, और हमेशा ऐड आता था कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप डायरेक्ट जाओ डॉक्टर के पास। तो फिर हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पर दिखाया, तो उन्होंने डायरेक्ट सजेस्ट किया हमारी मैम निहारिका मैम। अच्छा, तो हम लोग मैम के पास गए। ओके, जो इससे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन जरूर चाहेंगे, आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं? हाँ, पहले तो हम लोग बनारस में थे। और उससे पहले दिल्ली में मेरा जॉब था, HCL में एज अ इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब।
उसके बाद जब ये सब कुछ पता चला तो फिर हम लोग डायरेक्ट पटना आ गए। पटना मेरी मम्मी रहती हैं, मेरे मम्मी पापा सब यहीं पे रहते हैं, और जहाँ पे मेरा आगे का ये चला वो भी हॉस्पिटल भी यहीं पे था, तो इसलिए फिर यहीं पर है अभी तो। मैम, इन्होंने बताया कि इनको लंप फील हुआ और इन्हें आइडिया हुआ, कुछ ऐसा डाउट हुआ कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो एक तो ये है। और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, अवेयरनेस के लिए ज़रूर हम अपने लोगों को बताना चाहेंगे, व्यूअर्स को, कि और क्या सिम्टम हो सकते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो या डाउट हो और हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहले तो सभी को जो 20 साल से ऊपर की महिला हो उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने करना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी है, ये स्क्रीनिंग है, बहुत मुश्किल चीज़ तो नहीं है। और अपना जैसे मासिक ख़त्म होता है, जिस दिन आपके मासिक ख़त्म हो रहा है उसके नेक्स्ट डे अपने ब्रेस्ट को जरूर सेल्फ एग्जामिनेशन करें। जैसे कि वो 3 फिंगर टेस्ट बोलते हैं उसको, 3 उंगलियों से अपने छाती को देखें और देखें कि कोई भी ब्रेस्ट में अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जो कि नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू से अलग है। दूसरी बात क्या है कि आप उसको हाथ उठाकर देखें, क्योंकि आप अपने छाती को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। शीशे में देखें कि कहीं अबनॉर्मल तो नहीं है, दोनों निप्पल एक समान तो है कि नहीं, कहीं स्किन में चेंजेस आ रहा है कि नहीं, उसके बाद से निप्पल अंदर तो नहीं जा रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने की है। दूसरी बात क्या है कि आप अपने बगल को भी ध्यान दें, क्योंकि ब्रेस्ट से जनरली जो है कैंसर स्प्रेड करता है कांख की ओर। तो आप अपने दाहिने हाथ से बाएं छाती को देखें और बाएं हाथ से दाहिने छाती को देखें और देखें कि कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं है, कहीं स्किन में डिम्पलिंग तो नहीं है, छिद्रनुमा तो नहीं है, या निपल से कहीं डिस्चार्ज तो आ नहीं रहा है। क्योंकि सेल्फ डिस्चार्ज होना बिना दबाए वो प्री कैंसरस हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अगर अपने ज़िंदगी में डाल लें तो इस कैंसर से हम जीत सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर गांठ जो है वो कैंसर है, ये सबसे बड़ी चीज़ यही है। क्योंकि अगर हम 10 लें उसमें से 8 जो है वो नॉर्मल गांठ है, केवल 2 ही कैंसरस है। जो ही अब आपसे ये सवाल कि आपको पता चला कि कैंसर है और आपने उसको टेस्ट कराया, तो ये कैसे पता चला? क्या शुरुआत में पता चला या आपको ज़्यादा डाउट्स हुए इसमें? ये स्टार्टिंग हुआ 2022 में आफ्टर कोविड। उसके बाद पहले मेरा लंप जो है वो अंडर आर्म में स्टार्ट हुआ, तो पहले मैंने दूसरी जगह पर चेक करवाया और उसके साथ फिर उन्होंने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ, तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ। फिर वो डिटेक्ट जब नहीं हुआ तो फिर दोबारा हमें शक लगा, फिर 1 महीने बाद हम फिर गए उनके पास, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, आप बिना मतलब का टेंशन में हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो फिर हमने उसको दिमाग से हटा दिया कि चलो भाई कुछ भी नहीं है तो फिर इसको क्या ही इस पे ध्यान देना, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ओवर वेट हो आप, इसलिए आप अपना वेट को कम करो। तो ये ऐसे करते करते 1 साल हो गया। और फिर वो जो है उस वहाँ पर ध्यान ना देते फिर वो ब्रेस्ट में हुआ। अच्छा। हाँ, तो जब ब्रेस्ट में लंप हुआ तो फिर मैंने टाइम में लगा कि अब तो टाइम लगाना सही नहीं है। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप एनी आओ, तुरंत MRI कराओ, तुरंत मेमोग्रामी हुआ, फिर मेरा फिर बायोप्सी हुआ, बायोप्सी में डिटेक्ट होने के बाद फिर पेट स्कैन हुआ, तो ऐसे ही आगे। तो जब आपको पता चला डायग्नोसिस के बाद कि कैंसर है, तो सबसे पहले इस चीज़ ने कि कैंसर होना जिस दिन पता चलता है उस दिन सबसे पहले तो इंसान मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको और आपकी फैमिली को कैसे प्रभावित किया इस खबर ने? बहुत, जैसे ही पता चला तो मेरा तो आंसू भाई निकल गया कि ये क्या हो गया। ये तो कोसों दूर तक नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ होगा मेरे लाइफ में। तो उस टाइम तो इंसान टूट जाता है ये न्यूज़ पता चलने के बाद कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये दिमाग में आता है कि क्योंकि हमारे घर में किसी को था नहीं, और तो जो जनरेशन हमने देखा उसमें नहीं था। तो फिर डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बस एक ही सवाल किया था, आप माइंड से पॉजिटिव रहो, बाकी ठीक करना तो हमारे हाथ में है, क्योंकि अब कैंसर क्यूरेबल है। अगर पहले डिटेक्ट हो रहा है आपको कुछ भी तो आप क्यूरेबल कर सकते हो। बट इस चीज़ को अगर मैं टालते रहती कि नहीं कुछ नहीं है, इसको हटाओ, नहीं चेक करवाओ, डॉक्टर के पास मत जाओ,
तब तो आप ठीक ही नहीं हो सकते। वो और एडवांस होता चला हाँ, जाता। तो फिर वो वहाँ जाने के बाद उन्होंने बस यही एक लाइन बोला था, और वो लाइन मेरे दिमाग में डाल ही लिया उस टाइम कि नहीं, जब वो कह रही कि वो ठीक कर देंगी, हाँ, तो वो ठीक कर देंगी। इसमें दो चीज़ें और हैं। डॉक्टर निहारिका हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर ये बताइए, जैसे इन्होंने कहा रूही कि फैमिली में इनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी जी। तो जो कैंसर है ये जेनेटिक होता है या ट्रांसमिटेड होता है? ऐसा क्या हो सकता है कि माँ अगर कैंसर में बच्चे को दूध पिलाए तो उसको हो सकता है, या फिर वंशानुगत जिसको जेनेटिक? जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने पूछा। फ्रीक्वेंटली मुझे सुनने को मिलता है कि क्या ये कैंसर छुआछूत है, मुझसे मेरे बच्चे को हो जाएगा, कि बच्चा मेरे साथ बैठ के खा रहा है तो उसको तो कहीं कैंसर नहीं हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मिथ है, बेसिकली भ्रांति है जो हमारे समाज में फैली हुई है। ऐसा नहीं है, ये छुआछूत नहीं है, ट्रांसमिसिबल नहीं है। दूसरी बात है, ये जेनेटिक लेवल पे चेंजेस अगर आता है कुछ भी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो 2 जीन है मेनली जो कि ट्रांसमिशन के लिए या फिर कैंसर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि BRCA1, 2 और P53। ये जनरली हम लोग 3 जांच, ऐसे तो पूरा आपको जीन का पैनल होता है कि ट्रांसमिसिबल जीन जो है, हेरिडिटरी पैनल होता है, जिससे कि हम पूरा कितना कैंसर होने की संभावना है, कौन सा कैंसर होने का संभावना है, कब क्या है। तो ये जेनेटिक मेकअप के कारण जो है ये कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, कोलोन कैंसर भी होता है, बहुत सारे कैंसर जो कि हार्मोन डिपेंडेंट है और या जेनेटिक के कारण, चेंजेस के कारण होता है। तो ये दिस इज नॉट ट्रांसमिसिबल, इट इज़ बेसिकली एट द लेवल ऑफ जीन जो कि हो रहा है, जो कि पेशेंट्स को एक दूसरे से नहीं मिलता है। हाँ, अगर बेटी को है, हो सकता है कि बेटी को नहीं है, माँ को है, तो चांसेस है कि बेटी को हो सकता है, क्योंकि जीन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या नानी या दादी से भी निश्चित हो जा सकता है? होता है। अगर किसी के दादी में है तो हो सकता है उसकी पोतीन में आए, बुआ में भी आ सकता है, क्योंकि जीन ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, लेकिन ये नहीं होता है कि अगर दादी और पोतीन साथ खा रही है तो दोनों को हो जाएगा। थैंक यू। जो ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आपको डॉक्टर ने सबसे पहले कहा कि दिमाग से पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। तो हमारे यहाँ जो माहौल है कहीं भी, इसमें सबसे बड़ी जो खराब चीज़ होती है बीइंग जस्ट पर्सनल, की आसपास के लोग सुनते हैं अरे कैंसर हो गया बेचारी वाली चीज़। ऐसे में आपने कैसे चीज़ों को फेस किया, और इस पॉजिटिव होने में आप खुद बहुत पॉजिटिव रही हैं दिख रहा है, आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? मुझे फैमिली बहुत अच्छी मिली है, वो लोग बहुत पॉजिटिव थे। अरे क्या है, कुछ नहीं है, हो गया, ठीक हो जाओगे। फिर डॉक्टर भी पॉजिटिव। अब एक चीज में पॉजिटिव नहीं होंगे तो वो होंगे आपके पड़ोसी और रिलेटिव। ये पॉजिटिव नहीं होंगे, वो आपको बेचारी बनाएंगे। तो आपको जहां लगे कि ये इंसान से कुछ अच्छा तो नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, उसको बताओ ही मत। हंसते रहे, ऑल टाइम हंसते रहो। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो टीवी शो देखो, उससे भी कुछ नहीं मिल रहा है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और कुछ नहीं मिल रहा है तो मैम ऑनलाइन तो बहुत कुछ आ गया, कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लो। मुझे भी यही लगता है कि जो जिजीविषा जिसे कहते हैं, विलिंग टू लिव, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है चीज़ों को रिकवर करने में। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट पूरा देखेंगे तो ये होता है, आपको शुरू होता है सर्जरी, पहले हो सकता है कीमोथेरेपी लगे, किसी को पहले सर्जरी लगता है, और रेडिएशन, ये तीनों एक कंप्लीट है। उसके बिना कभी भी कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, अनलेस एंटिल पेशेंट लेट स्टेज में आ रहा है तो सर्जरी हम नहीं करते। तो ये पेशेंट जब भी है तो कीमोथेरेपी के थ्रू जब जाता है तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन उसमें क्या है कि पेशेंट पहले जितना था आज के दिन में उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले था बहुत उल्टी होती थी। आजकल वो सब ऐसे ड्रग्स आ गए हैं, मॉडिफाइड है, उन लोग के जो मॉलिक्यूल्स है, इतना चेंजेस लाया गया है आज के दिन में कि कॉम्प्लिकेशन थोड़ा कम है। और इससे पेशेंट डरता बहुत कि कहीं कीमोथेरेपी से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। फिर उसके बाद से होता है रेडिएशन में थोड़ा बहुत कष्ट होता है, सर्जरी में ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा परसेंटेज उन लोगों से कम है, लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन इस पूरे जो आपका यात्रा है या फिर जर्नी है, उसमें आपको स्माइल चाहिए, नीड अ स्माइल। और अगर स्माइल रहेगा तो फिर यू कैन विन दिस रेस। वो दिखता है, मतलब आपके पेशेंट इसलिए विन कर जाते हैं, जितने एग्जांपल्स हमने सुने, बिकॉज यू आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड पॉजिटिव। तो इसीलिए आपकी सर्वाइवर भी ऐसी दिख रही है।
एक दौर आपका बीता है, जर्नी पूरी कैंसर के लड़ाई में, तो इस बीच आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, फिजिकल ओवरऑल क्या आपने फील किया, किस तरह के? फिजिकली तो चेंज आ ही जाता है, आपका कलर चला जाएगा, आपके हेयर चले जाएंगे, आपका मेंटली तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जो हो वो होगे ही नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब आप जो दिखते हो रियल में वो दिखोगे ही नहीं उस बीमारी के बाद। तो और ये भी है कि आप जब आप किसी नेगेटिव चीज़ को भी नहीं बाहर में बता सकते तो आपको घर ही में रहना है, आपको मिरर डेली देखना है। बट ये दिमाग में फिर सोच लो कि बाल तो नया आएगा, हाँ, जिंदगी नहीं आएगी। हाँ, जिंदगी नहीं। और नहीं मैम, ये आप सोच लो ना कि बाल जो खराब था वो खराब गया, अब अच्छा बाल आने जो आएगा वो अच्छा आएगा, इसीलिए बहुत अच्छे बाल दिख रहे हैं आपके। अब जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जो स्किन खराब हुआ है वो दोबारा फिर रिकवर हो जाएगा। लेकिन लाइफ जो है वो तो एक ही मिला है। और मैम इससे ये चीज समझ में आ गया कि किसी से फिर ईर्ष्या रखकर और या फिर ये रखकर कोई फायदा नहीं है। लाइफ बहुत छोटा है, बिंदास एक और लेसन मिला आपको। बिंदास जियो, खुलकर जियो और खुश रहो। इन्होंने एक चीज बताई कि ये एक्टिव रही, तो क्या जब कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है हम फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं उससे? हाँ, एक्सरसाइज जो नॉर्मल एक्सरसाइज है आप कर सकते हैं, मूवमेंट, हाँ सारा कुछ कर सकते हैं। हम लोग मोटिवेट भी करते हैं पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने के लिए। योगा इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि योगा से जो होता है टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, उससे कैंसर जो है उससे कैंसर सेल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है, क्योंकि ब्रीदिंग है, जो ऑक्सीजनेशन है वो बहुत अच्छा है। तो मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स को, मैं मोटिवेट भी करती हूँ कि अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद या कैंसर है या कैंसर नहीं है, आप एक्सरसाइज जरूर करो। आप अपने ज़िंदगी के आधे घंटे से 20 मिनट अपने लाइफ को दो, तो वो हम उससे कैंसर को जीतने में मुझे मदद मिलेगी। जो ये जब डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि किसी को कैंसर है तो इंसान पहले ही बहुत डर जाता है। सबसे पहले उनका विल पावर खत्म होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, और वो बहुत डरते हैं कि कैंसर का लोग समझते हैं मतलब कि अब मर जाना है। उस समय सबसे ज्यादा अपना आत्मविश्वास खत्म होता है, कॉन्फिडेंस। तो आप कैसे इन चीजों से निकल पाई? तो आप जब इम्पोर्टेंट खुद को समझ लोगे ना तो आप अपने लिए जी लोगे। ओह नाइस। हाँ, बस यही मैम दिमाग में था कि भाई हम दूसरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी एक बेटी है, मेरे हस्बैंड है, वो लोग कहाँ जाएंगे, मेरी फैमिली है, उनकी तो बेटी चली जाएगी। दिमाग में ये रखो कि इम्पोर्टेंट लोग हैं आपके, आप बहुत इम्पोर्टेंट इंसान हो। आप जब खुद को समझ लोगे ना कि हाँ इम्पोर्टेंट है आप, तो फिर आप अपने आप को ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पॉजिटिव मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए कि कभी भी कोई भी बीमारी हो, एक सरदर्द भी हो, पेट दर्द भी हो, और आप अपने आप को लो फील ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो व्यूवर्स, ऐसे लोगों से मिलना और बात करना अपने आप में इतनी पॉजिटिविटी देता है कि आप खुद को इम्पोर्टेंट समझते हैं और आपके आसपास के लोग आपको इम्पोर्टेंट बनाते हैं, तो आपको सर्वाइव करना है। दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। थैंक यू। दूसरा ये है कि अब आपका इलाज हो चुका है, आप पूरी तरह से कैंसर से बाहर आ चुकी हैं, फिट हैं, तो अब जो आपकी दिनचर्या है, डेली रूटीन, वो कितनी डिफरेंट है पहले वाले रूटीन से? क्या फर्क पड़ा? पहले से मैम ये है कि अब थोड़ा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हो गया है, क्योंकि जब आप यहाँ से डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से तो फिर आपको एक डाइट मिलता है। डॉक्टर आपको सब कुछ बताएंगे क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा आपको योगा करना है, आपका डाइट प्लान फुल चार्ट आपको मिलेगा। अगर आप उस चार्ट के हिसाब से चलो, फिर आप हमेशा डॉक्टर्स बताएंगे कि आपको फॉलो अप में रहना है, तो वो करना पड़ता है, फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है सब कुछ। क्योंकि डॉक्टर शुरू में बोलते हैं कि बाकी आप पे है, ठीक तो हमने कर दिया है, हाँ, लेकिन लाइफस्टाइल तो मेरा है। जैसा जूही ने बताया कि उनको एक डाइट चार्ट और पूरी लाइफ का वो रूटीन मिलता है, तो क्या ये पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होता है? हर पेशेंट को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है? हाँ, हर एक ब्रेस्ट कैंसर तो एक है, हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग है। एक ही ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सारे वैरायटी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन आपको हर एक एक्सरसाइज तो कॉमन है, बहुत डिफरेंट नहीं है। वही एक्सरसाइज है जो एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को देते हैं, वही एक्सरसाइज दूसरे ब्रेस्ट कैंसर को, लेकिन ट्रीटमेंट चेंज होता है। जैसे क्या ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद से आपको हार्मोन थेरेपी पे रहना है, कोई हार्मोन थेरेपी पे नहीं रहता है, कोई 1 साल तक ट्रीटमेंट चलते रहता है, किसी का 6 महीने में खत्म हो जाता है। तो टाइप क्या है कैंसर का, उस पर डिपेंड करता है
कि आगे उसका ट्रीटमेंट क्या चलेगा। एक्सरसाइज और डाइट मोर और लेस सेम है। एक पूरी लाइफस्टाइल फिर लाइफस्टाइल पेशेंट के हिसाब से हाँ, आप बना के देते हैं, तो हाँ, फॉलो कर लें। हाँ, बस वही। जो ही जब आपका ट्रीटमेंट हुआ तो एक ये अलग सवाल है कि हॉस्पिटल में जब आप रहते हैं, जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो आपके अपने तो पास होते हैं, लेकिन वहाँ जो डॉक्टर हैं, जो बाकी स्टाफ हैं, आसपास के लोग, उनका जो बिहेवियर है, जो उनका आपके लिए बिहेवियर है, वो शायद मैटर करता है। तो आपको कैसा लगता, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो तो बहुत 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 अच्छा। हाँ, यहाँ पर जब एडमिट होना था सर्जरी के टाइम के लिए, तो थोड़ा था कि वहाँ पे फैमिली, क्योंकि आपको एक फैमिली अलाउ होंगे, 2-3 तो आप इकट्ठे रह नहीं सकते, तो एक अटेंडेंट होते हैं, हाँ, साथ एक में। अटेंडेंट साथ में रह सकते। फिर था कि वहाँ पर खाना पीना, स्टाफ का बिहेवियर, ये भी एक पॉइंट है कि होना चाहिए अच्छा, डॉक्टर्स का बिहेवियर। तो मैम मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ पॉजिटिव था, स्टाफ भी बहुत पॉजिटिव थे, केयर भी बहुत पॉजिटिव था, डॉक्टर्स तो खैर बहुत बहुत अच्छे थे। तो सब कुछ मेरे टाइम में सब कुछ अच्छा मिला, बाय गॉड ग्रेस। फॉर्चुनेट ओवर। चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ओवरऑल हमारे व्यूवर्स को? आपकी जो जर्नी रही कैंसर की, आपने ओवरकम किया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में यही बस बोलना है कि कैंसर नाम सुनकर मत डरो। कैंसर हर एक प्रकार का होता है, बस पता आपको पहले चलना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि है, तो बस उसी टाइम जाओ डॉक्टर के पास। बाकी फिर डॉक्टर्स के पास आप छोड़ो, डॉक्टर को के पास छोड़ दो, डॉक्टर जो बोलता है वो करो, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे रहो, और अपने लाइफ को इम्पोर्टेंट समझो, फैमिली को इम्पोर्टेंट समझो, और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहोगे तो हमेशा नेगेटिव होगा। एंड बी ब्रेव। बी ब्रेव। थैंक यू सो मच जूही, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये जो कैंसर सर्वाइवर हैं, ऐसे ऐसे लोग एग्जाम्पल होते हैं हमारे लिए, इंस्पिरेशन होते हैं। तो आपकी आगे की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं। एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, ऐसे ही फिट रहिए और ऐसे ही मुस्कुराती रहिए। थैंक यू सो मच। जो सबसे मेन टॉपिक है वो है डायग्नोस्टिक जी, जो डायग्नोज करना होता है, तो उसके लिए शायद मेदांता में एक बहुत स्पेशल मशीन है जो और कहीं नहीं है। इसके बारे में बताएंगे? एक्चुअली है क्या, सबसे पहला क्या है, हमारा एक फीमेल ओरिएंटेड टीम है। आप ब्रेस्ट कैंसर यूनिट में ट्रेवल करेंगे तो आपको कहीं भी मर्द नहीं दिखेंगे। ये इस मेदांता का, अभी तो सब अपोलो या दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये शुरू हो रहा है, लेकिन मेदांता ने ये थॉट मुझे लाने से पहले ही ग्रो कर लिया था अपने माइंड में कि अगर हमारी ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट आ रही हैं तो उनके लिए पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए फीमेल, रेडियोलॉजिस्ट फीमेल होना चाहिए, जो भी है सारी फीमेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कंफर्ट बनाता है। हाँ, महिलाओं, मेल के सामने हाँ, और एक फीमेल के सामने बहुत फर्क पड़ जाता हाँ, है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं रिफ्यूज करती हैं ट्रीटमेंट से कि मर्दों को मैं नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि हम लोग का जो हमारा मतलब कि ग्रोथ हुआ है, हम लोग हैं तो कहने को है कि हाँ नहीं महिलाएं हैं, हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन होना चाहिए कि थोड़ा सा कंफर्ट तो हमको मिलना है ट्रीटमेंट के पार्ट में, कि कोई और देखे तो कंफर्ट नहीं लगता किसी। अगर मेरे साथ भी ऐसा होगा तो आई विल नेवर बी कंफर्टेबल कमिंग टू दिस पॉइंट। तो ये वाली चीज है। तो हमको जो है ये मेदांता में बहुत नई चीज है, और अभी अपोलो ने शुरू किया है, अपोलो दिल्ली ने ये शुरू किया है, एक वुमेन कैंसर हॉस्पिटल करके शुरू किया है, लेकिन मेदांता ने ये बहुत पहले शुरू कर दिया। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो रेडिएशन मशीन है, कैंसर का जो रेडिएशन मशीन है, वो पूरे इंडिया में 1 या 2 सेंटर्स में है और कहीं नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं और बिहार स्टेट को दी गई हैं। बस जरूरत है कि हम उसको अवेल करें, हाँ, उसका फायदा उठाएं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों मैम, चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को आप, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के बारे में? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में ये स्लोगन भी है, नो वन कैन स्टैंड अलोन इन अ ट्रीटमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर। दिस इज द स्लोगन ऑफ 2024। जो भी है हम सब साथ मिल के खड़े हो जाएं और तब इस कैंसर से लड़ें। तो इसलिए ये हमको ध्यान देना है कि हमारा पूरा टीम है, पेशेंट भी एक टीम में है और हमारा पूरा हॉस्पिटल एक टीम है जो सब मिल के ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज का ये जो प्रोग्राम था स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर पर,
ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो अक्टूबर है, और इसके लिए हमने बात की डॉक्टर निहारिका रॉय हमारे साथ हैं मेदांता की ब्रेस्ट सर्विसेज में, जयप्रभा मेदांता से, और साथ में हमारी सर्वाइवर जूही हमारे साथ हैं। इनसे बहुत सारी बातें हुई और जो पूरा जेस्ट निकल कर आता है, जो दोनों से हमने बातें की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी अपनी पॉजिटिविटी, जो लास्ट में भी डॉक्टर ने मैसेज में कहा। तो पॉजिटिव रहें, अपना सबसे पहले डायग्नोस्टिक करें, सेल्फ एग्जामिन करें। स्पेशली फीमेल को बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ जानना। इसी अवेयरनेस के लिए हम आपके पास आए हैं। सो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।